न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से साउथ के अंदर तमाम एफर्ट्स के बावजूद भी जो रिजल्ट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं आ रहे और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी वीक विकेट पे थी उन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशली जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटजी फॉर्म करी, फील्ड के अंदर जो अंडर करंट है उसको अपने फेवर में लेके आए वो, और लगातार जो संवाद है उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद आप देखिए कि चाहे वो वेस्ट बंगाल है या उड़ीसा में तो भारतीय जनता पार्टी की पहली बार गवर्नमेंट भी बनी है अपने बलबूते पे। बंगाल में भी जो शून्य भी थी भारतीय जनता पार्टी, वो आज जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रही है। इसके अलावा हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर सिंगल लार्जेस्ट जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस साहब वो वहाँ पे अभी सत्ता में है। हरियाणा के अंदर दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तीसरी टर्म में वहाँ पे चुनाव जीत के आई है। मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जो साउथ है, साउथ के अंदर उस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये चिंता का विषय इसलिए है कि जिस तरह से मायावती, बसपा, सपा, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर और जो आरजेडी है वो बिहार के अंदर जिस तरह से लगातार कंपटीशन दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ पे इन दो बड़ी स्टेट्स के अंदर लॉस होने वाला, जहाँ पे 120 सीटें हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर, आने वाले समय में उनकी जो भरपाई है वो केवल और केवल साउथ से संभव है। क्योंकि अपना मैक्सिमम जो पीक है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, इसमें भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। इसके अलावा दिल्ली और आप हरियाणा भी लीजिए, इन पे सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कम ही होंगी। स्पेशली भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि जिस तरह से बसपा, मायावती पिछले 3 महीने से लगातार एग्रेसिवली फील्ड के अंदर हैं, उसको लेके जो है उत्तर प्रदेश के अंदर और जहाँ पे बसपा का जन आधार है, जैसे दिल्ली है, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, यहाँ पे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फेस करना पड़े। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेट है वो कर रही है साउथ के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा फिगर्स के साथ कि साउथ के अंदर केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका और जो नया बना राज्य था तेलंगाना, ये 5 स्टेटें आती हैं। कुल मिला के यहाँ पे 129 सीट्स हैं लोकसभा की। टोटल जो टैली है लोकसभा की वो 543 है। केरला के अंदर 20 सीटें हैं, तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की 39 सीट्स हैं, आंध्रा में 25, कर्नाटका में 28, तेलंगाना में 17 और ये टोटल ग्रॉस टैली बनती है 129। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था 129 में से मात्र 29 सीट्स आई थी भारतीय जनता पार्टी, और ये जो 29 सीट्स भी आई थी ये भी कर्नाटका और तेलंगाना में से आई थी। कर्नाटका में 17 और तेलंगाना में 8 सीटें थी, आंध्र प्रदेश में 3, केरला में 1 और तमिलनाडु जहां पे 39 सीट्स हैं लोकसभा की। भारतीय जनता पार्टी का तमाम कोशिशों के बावजूद खाता नहीं खुला। के अन्नामलाई जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्रंट फुट पे आके राजनीति कर रहे थे तमिलनाडु के अंदर, और ये माना जा रहा था कि कम से कम या 2 या 3 सीटें यानी तमिलनाडु के अंदर खाता खुलेगा भारतीय जनता पार्टी का। 2-3 सीटें को तमाम जो जितने भी लोग हैं, सोफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस दूसरे हैं, तमाम लोगों ने ये वहाँ पे एक प्रेडिक्शन की थी कि कम से कम 2-3 सीटें जरूर मिलेंगी तमिलनाडु में, लेकिन जो रिजल्ट है वो रहा शून्य। भारतीय जनता पार्टी जो अभी एक नई राजनीति जिसके लिए वो जानी जाती है, यानी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज जो ओपोनेंट हैं वहाँ से जो टॉप के पोटेंशियल वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करवाती है लगातार। वही जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो साउथ में उसको ही अप्लाई करने जा रही है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का अपना वहाँ पे तंत्र था, यानी अपने जो पॉलिटिशियंस थे, चाहे जैसे मैंने आपको बताया तमिलनाडु में अन्नामलाई, कर्नाटका में आप येदियुरप्पा को ले सकते हैं। इन दोनों लोगों पे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन ये दोनों के दोनों लीडर्स है। येदियुरप्पा साहब तो उनका एज जो है अभी उनके फेवर में नहीं है, और लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अन्नामलाई भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, और साउथ के अंदर ये चिंता का विषय है। और अब ये माना जा रहा है कि साउथ के अंदर भी जिस तरह से अगर आप पिछले टाइम में देखें तो कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, जतिन प्रसाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, रमनीत सिंह बिट्टू, सुनील जाखड़,
ये तमाम कांग्रेस के जो टॉप के पॉलिटिशियंस थे ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा अगर हम टीएमसी लेते हैं तो शुभेंदु अधिकारी साहब जो हैं ये टीएमसी में थे, ये बंगाल में भारतीय जनता पार्टी में, इनकी बदौलत वहाँ पे जो है वो ग्रास रूट का वर्कर जो था वो जुड़ा, भारतीय जनता पार्टी की एक टीम बनी। और अब यही जो रणनीति है ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अप्लाई करने वाली है साउथ में। साउथ में शुरुआत करते हैं केरला में। केरला में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे खाता खुला था और ये एक बहुत बड़ी खुशी की लहर थी। हालांकि एक सीट ही आई थी, 20 सीटें हैं वहाँ पे, कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रहा था। भारतीय जनता पार्टी को अपना बेस बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत केरला में, साउथ में ये आ रही है, स्पेशली केरला में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी उस तरह का लीडर नहीं है जो वहाँ पे फ्रंट पे आके भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, कार्यप्रणाली है, उसको ज़मीन में जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाए। तो अभी जो खबरें आ रही हैं वो आप शशि थरूर साहब केरला से हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के, और पिछले कुछ समय से वो इनवाइट चल रहे हैं कांग्रेस आला कमान से, क्योंकि जो सेंटर के अंदर यानी जो CWC है कांग्रेस वर्किंग कमेटी और जो तमाम जो सेंटर लेवल की कमेटीज हैं वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है उस तरह की, जिस तरह का कद है उस तरह के कद के हिसाब से जो है वो ड्यू नहीं मिल रहा है। तो केरला के अंदर जो है वो बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा लीडर जो है कांग्रेस, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वहाँ पे जा सकते हैं शशि थरूर साहब। और शशि थरूर साहब जो हैं वो लोकसभा से मेंबर पार्लियामेंट लगातार जीत के आ रहे हैं, यानी लोगों के अंदर उनकी पैंठ है। जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनका एक्सपीरियंस है और जिस तरह से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लगातार जीता है केरला से, और उनकी लगातार नज़दीकियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बढ़ रही हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो एक डेलीगेशन बाहर गया है फॉरेन अब्रॉड में, जिसके अंदर अपोजिशन के तमाम बड़े लीडर्स हैं, उसके अंदर शशि थरूर भी शामिल हैं। और शशि थरूर कहीं ना कहीं पिछले लगभग 1 साल से जो उनकी पार्टी कांग्रेस है उससे एक अलग जो है वो लाइन पे खड़े हैं, यानी कहीं ना कहीं शशि थरूर जाने अनजाने में जो है वो जो भी स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का उसको अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ उसके अंदर सेना के अलावा स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्टैंड था, जो सरकार का यानी भारतीय जनता पार्टी का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगातार राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। लेकिन शशि थरूर ने कैमरे के अंदर ऑफिशियली उन्होंने आके बोला था कि ये ऑपरेशन थरूर जो है, माफ कीजिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके अंदर जो सीज फायर का जो इशू था जिसको लेके राहुल गांधी लगातार टारगेट कर रहे हैं और अपोजिशन के लीडर्स के अमेरिका के इंटरवीन किया, उसके दबाव में जो है सीज फायर हुआ। लेकिन वहाँ पे शशि थरूर ने जो है वो प्रधानमंत्री का ही वहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्टैंड है उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई और उन्होंने कहा क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर था उसके अंदर जो भारत की मंशा थी, यानी POK और पाकिस्तान में जाके जो टारगेटेड जो जहाँ पे सिखलाई दी जाती थी उग्रवादियों को, जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, केवल उनके ऊपर अटैक करना था और उसके बाद जो है कॉन्टीन्यूटी नहीं चाहिए थी लड़ाई में, और सीज फायर जो था वो एक बहुत बढ़िया और अच्छा डिसीजन था। तो केरला में डेंट लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खेमे में, और शशि थरूर जो हैं वो केरला में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगले जो विधानसभा चुनाव अभी ड्यू हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का चेहरा हो सकते हैं। और अगर ये ऐसा होता है तो आप देखिएगा कि केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है जिसकी 1 सीट है, अभी मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, वो 1 सीट कम से कम इसमें 4 सीटों का प्लस हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद अगला जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। 39 सीट्स हैं, 0 टैली। तमिलनाडु के अंदर जो है वो जो अन्नामलाई हैं, के अन्नामलाई IPS ऑफिसर्स थे, SSP का डेजिग्नेशन था व्हेन ही टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा राजनीति की पकड़ उन्होंने वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो है वो कायम की है, और खासकर जो यूथ है तमिलनाडु का उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा फेवर है। एडमिनिस्ट्रेशन का उनको पहले एक्सपीरियंस था, UPSC रह करके वो IPS बने थे, वहाँ पे उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत बढ़िया काम किया था। नो नॉनसेंस ऑफिसर के रूप में उनको जाना जाता था, कर्नाटका काडर मिला था उनको, वहाँ पे उन्होंने बेखूबी से काम किया था एज सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और अभी लगातार 3 साल से वो राजनीति में हैं, तो राजनीति का जो प्रबंधन है उसके अंदर भी वो लगातार सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि के अन्नामलाई जो अभी कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टेट असेंबली इलेक्शन ड्यू है और जो DMK है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे है अगर व्हेन वी कंपेयर विद भारतीय जनता पार्टी और AIADMK जो जयललिता की पार्टी थी। तो
AIADMK के जो प्रेशर के अंदर जो है अभी साइडलाइन किया गया है विधानसभा चुनाव को लेके के अन्नामलाई को, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर से के अन्नामलाई है, इज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, तो उनको ही चांस मिलेगा तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु के अंदर हमको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 3 सीटें मिली थी, चंद्रबाबू साहब की जो TDP है उसके साथ अलायंस हुआ था। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई उतना बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन जो पवन कल्याण है, जो जन सेवा जिनका वहाँ पे राजनीतिक दल है, जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, उनकी एसोसिएशन जो है, पर्सनल जो रिलेशन उनके संबंध हैं वो प्रधानमंत्री साहब के साथ बड़ी ज़बरदस्त है। और जिस तरह से पवन कल्याण की फैन फॉलोइंग है, क्योंकि सिनेमा से वो डील करते हैं, एक्टर रहे हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं, फैन फॉलोइंग जो है उनकी अक्रॉस द लाइन बहुत ज़बरदस्त है आंध्रा में। आप देखिएगा कि आने वाले समय में पवन कल्याण जो है वो बैटिंग कहीं ना कहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए आंध्र प्रदेश में। तो केरला के अंदर शशि थरूर साहब, तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई और आंध्र प्रदेश के अंदर पवन कुमार। अब आ जाती है कर्नाटका। कर्नाटका एक इस तरह का स्टेट है साउथ के अंदर जहां पे भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, और जो BS येदियुरप्पा साहब थे, ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा नाम और एसेट हुआ करते थे कर्नाटका में। अब कर्नाटका में इस वक्त क्योंकि एज फैक्टर है, अभी कहीं ना कहीं राजनीति से दूर ही हैं येदियुरप्पा साहब, तो जो सबसे बड़ा नाम है इस वक्त कर्नाटका की राजनीति में वो है DK शिव कुमार। कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता हैं, नेहरू परिवार, गांधी फैमिली जो है, फर्स्ट फैमिली, उनके बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएट्स हैं। और जब भी कांग्रेस के अंदर कोई संकट पैदा होता है, कर्नाटका को छोड़िए बाहर किसी भी स्टेट के अंदर, पीछे आप देखिए गुजरात, कर्नाटका और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखू सरकार पे संकट आया था, तो संकट मोचन कहीं ना कहीं DK शिव कुमार बने। लेकिन DK शिव कुमार जो मुख्यमंत्री का चेहरा जिनको रखा गया था लास्ट असेंबली इलेक्शंस में, कांग्रेस ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया था, वो DK शिव कुमार आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि वहाँ पे नीचे से, धरातल से आम जन की ये चाहत है, और पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ी एक लॉबी है, वो भी DK शिव कुमार के पीछे खड़ी है, लेकिन DK शिव कुमार को लगातार इग्नोर किया जा रहा है और सिद्धारमैया ही चीफ मिनिस्टर हैं। इसको लेके लगातार खबरें आ रही हैं जो डिफरेंसेस है बिटवीन सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर और DK शिव कुमार। DK शिव कुमार को भी अलग अलग मंचों पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स के साथ देखा जाता है। अभी एक स्पिरिचुअल फंक्शन था तो उसके अंदर DK शिव कुमार जो थे वो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ उनको देखा गया। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो चिंता है वो कहीं ना कहीं कर्नाटका से है। कांग्रेस को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा मामला, अन्यथा जो कर्नाटका है, अगर DK शिव कुमार पाला बदलते, अक्सर खबरें आती रहती हैं क्योंकि पार्टी लाइन से अलग लगातार DK शिव कुमार भी स्टैंड ले रहे हैं, जिस तरह से शशि थरूर साहब ले रहे हैं। तो अगर DK शिव कुमार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको हर तरफ से वेलकम करेगी। उनको कर्नाटका में अपना भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से हेमंत शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको बिना किसी इफ और बट के अपना चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना सकती है कर्नाटका में। तो कर्नाटका के अंदर बहुत कुछ डिपेंड करता है DK शिव कुमार, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ये जो चौथा राज्य है कर्नाटका, वहाँ पे DK शिव कुमार को अपने पाले में लाया जाए। अब बचता है 5वीं स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। हालांकि पिछला जो इलेक्शन था 17 सीट्स हैं, 8 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन स्टेट असेंबली में और तेलंगाना में कोई भी उस तरह का लीडर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास जो कांग्रेस को वहां पे चैलेंज दे पाए इन द लॉन्ग रन। तो ओवैसी साहब, जिनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी बोला जाता है और एंटी हिंदू का उनको एक टाइटल भी दिया गया है, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ, देश की सेना के साथ खड़े हुए ओवैसी, क्योंकि ओवैसी जो है उनकी भी मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। अक्रॉस का जो एज फैक्टर है, समाज का हर तबका, उसके अंदर यूथ हैं, मिडिल एज के हैं, ओल्ड एज हैं, अलग अलग इनकम ग्रुप के भी जो लोग हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है पकड़ है और फैन फॉलोइंग है ओवैसी की। लेकिन जिस तरह से ओवैसी ने भारत के रंग में अपने आप को रंगा, तिरंगे की पगड़ी तक उन्होंने डाल ली और पाकिस्तान को लगातार वो चैलेंज दे रहे हैं, तो अगला चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए हमको बैटिंग के रूप में तेलंगाना में मिल सकते हैं ओवैसी साहब। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अभी उनकी ये कोशिश ज़रूर होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने हमको जो एक सबसे बड़ी गिफ्ट दी है वो दी है कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच स्पेशली एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा था एक बहुत बड़े लेवल का,
पाकिस्तान की भी कोशिश थी कि अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति भारत के अंदर हो जाए, जैसे बलूचिस्तान में है, यानी हिंदू वर्सेस जो है मुस्लिम हो जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, क्योंकि भारत के जो मुस्लिम लीडर हैं, ओवैसी ले लीजिए, अब्दुल्ला साहब ले लीजिए, महबूबा मुफ्ती ले लीजिए, इन्होंने आर्मी और भारत की सरकार के साथ कंधे में कंधा मिला के ये खड़े हुए थे इस संकट की घड़ी में जो युद्ध जैसी स्थिति थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी आप देखिएगा कि आने वाले समय में ये जो हिंदू मुस्लिम का जो एक डिफरेंसेस का एक नैरेटिव जो है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लीडर्स हैं, उनको एक ये बीमारी है कि जब भी कोई इलेक्शन है, चाहे वो लोकसभा का है या स्टेट असेंबली का है, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा है तो हिंदू मुस्लिम वहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान वहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी जो सेंटीमेंट हैं वो सेंटीमेंट हैं एकजुटता की। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मौका है इस वक्त कि जो मुस्लिम समाज जो थोड़ा सा अलग रहता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके डिफरेंसेस हैं, उसको सॉर्ट आउट करके, क्योंकि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी। और अगर ओवैसी जैसा लीडर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करता है, उनकी एसोसिएशन बनती है तेलंगाना में, उसका जो लाभ है वो एक देश को बहुत, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हमारे देश को उसका ज़्यादा फायदा होगा। जैसे अभी हम 4th इकोनॉमी में आए हैं रिसेंटली, तो आगे बढ़ने के लिए जो है वो देश के अंदर जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो है माहौल बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसको लेके जो ओवैसी हैं बहुत बड़ा एसेट बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो साउथ के अंदर बढ़ सकता है। उसके अलावा जहाँ जहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है, जिसके अंदर यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, तमिलनाडु, तमाम इस तरह की जो स्टेट्स हैं, उसके अंदर भी जो ओवैसी हैं वो गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग एसेट फॉर भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो 129 सीट्स हैं आउट ऑफ 543 लोकसभा की, उसको बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा कि आने वाली जो रणनीति है, डेफिनेटली इन्हीं चेहरों के आप देखेंगे, यही चेहरे आपको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे साउथ में। और जो नॉर्थ के अंदर स्पेशली जब से बहन मायावती एक्टिव हुई हैं, तो वो जो लॉस है, यानी जो बसपा की सीटें बढ़ेंगी, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लॉस होगा भारतीय जनता पार्टी को, और उसको कवर अप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कॉन्सेंट्रेट करेगी अभी साउथ के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।